नमस्कार स्कूल लेक्चरर के मेरे साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कॉलेज लेक्चरर के बाद हम लोग स्कूल लेक्चरर के लिए कुछ वीडियो बनाना चाह रहे हैं आपके लिए। इसमें जो वीडियो बनाएंगे वो मेनली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो आरपीएससी सवाल पूछती है, एग्जैक्ट जो टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं कोचिंग्स में या पढ़ाते हैं, वो लैंग्वेज नहीं, वो लैंग्वेज जो आरपीएससी एग्जाम में पूछती है, कहाँ से पूछती है, कैसी लाइनें उठा के पूछती है, वो मैं आपके इस पूरे सिलेबस का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ जहाँ से अपने पास मटेरियल है वो सारा आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और हमको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो हर चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ग्रेजुएशन लेवल की आपको दूसरी बुक से पढ़ाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी अलग अलग किताबें आएगी, उससे अपन पढ़ेंगे। तो अभी सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है इसमें टोटल आपके अप्रोक्स 10 टॉपिक है। आप मान के चलो हर टॉपिक से 5 सवाल आएंगे, हर टॉपिक से आपके 5 सवाल आएंगे। यदि ये 5 सवाल आते हैं तो 50 क्वेश्चन ये हो गए। पहले ये होता था कि 55 12वीं से आता था, 55 ग्रेजुएशन से आता था और 10 क्वेश्चन जो होते थे आप पोस्ट ग्रेजुएशन से आता था। लेकिन अब क्या कर दिया आरपीएससी ने, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि इसके इतना आएंगे, इसके इतना आएंगे, इसके इतना आएंगे। तो अब देखते हैं कितना क्या वेटेज रहता है इनका। लेकिन आपको मैं सारी चीजें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से जैसे सवाल बनते हैं उस प्रकार से शुरू करवाऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब आपको नोट्स लिखवा दूंगा, मैं आपको पूरा अच्छा पढ़ा दूंगा, नहीं, मैं आपको ये बता दूंगा कि किन लाइनों से क्वेश्चन आएंगे। कई बार क्या होता है कि अनप्रिडिक्ट आप सोचते हो ये कैसा आ गया, ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, आरपीएससी ने तो पूरी भाषा ही चेंज कर दी। ऐसा नहीं, आप जब देखेंगे तो वही लाइन है एनसीईआरटी की आपके पेपर में आती है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, या आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं क्योंकि नोट्स लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी लिखी हुई है, आपके पास कोई और किताब होगी वो होगा, तो सारा आप इतना टाइम दे नहीं पाते। तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको निकालना है आपके एग्जाम तक। कोशिश करना कि एनसीईआरटी आप साथ में लेके बैठे, जिससे कि आप समझ पाए, और कोई पॉइंट नोट करना हो तो नोट करें, मुझे भी जहाँ समझाना पड़ेगा वहाँ समझाऊंगा। हाँ, आरपीएससी की एक पहचान है, जहाँ पर उन्होंने जो टॉपिक लिख दिया है उस टॉपिक पे ही वो सवाल पूछती है। जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, हाफ प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ। यानी कि इसमें 2 चैप्टर दे दिए इन्होंने, पीरियोडिक टेबल भी दे दी आपको और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दे दी। तो आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। जैसे ही आप चीज़ों को समझना शुरू कर जाते हैं कि मुझे पढ़ना क्या एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको आज जो टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, ऑफ्को, पाउली एक्सक्लूजन और हुन्स प्रिंसिपल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। मेन आज अपन ये पढ़ेंगे, फिर क्वांटम नंबर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्टीशन होगा, हर चैप्टर के 2 से 3 वीडियो बनेंगे, छोटे छोटे टाइम के होंगे, टाइम फ्रेम के होंगे। बस आपसे ये गुजारिश है कि आपको अच्छा लगे तो एनसीईआरटी और नोटबुक लेके ही बैठना। आपको लगता है कि नहीं आप नहीं बैठ सकते तो आप वीडियो नहीं देखें। एक बच्चा भी यदि ये काम करेगा, कोई भी यदि इसके साथ तैयारी में जुटेगा तो उसको अच्छा फल प्राप्त होगा। ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोटबुक और एनसीईआरटी लेकर बैठ रहे हैं। थैंक यू। तो पहला जो टॉपिक था अपना
वो था फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर एटम में मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की और न्यूट्रॉन की किसने की। ये भी आपको आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा था तो जो वो एपरेटस लिया हुआ था, उस एपरेटस में एनोड क्या था, कैथोड क्या था, उसमें कौन सी गैस भरी गई थी, एनोड डिस्चार्ज क्या हो रहा था, कैथोड डिस्चार्ज क्या हो रहा था। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक साथ ही एक ही एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो चेडविक ने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी। याद रखना, प्लीज ध्यान दीजिए। रदरफोर्ड ने भी अल्फा पार्टिकल यूज किया था और चेडविक ने भी यूज किया था। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते, कई बच्चों को तो पता भी नहीं है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था। तो अल्फा पार्टिकल को अटैक करवाया गया था बेरिलियम पर। तो उस दरमियान आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन पार्टिकल के बारे में चीजें मिलेगी, वो चेडविक बताएगा। मैं अभी आपको एनसीईआरटी से लिखवाऊंगा। प्रोटॉन किसने किया था, गोल्ड स्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे चेडविक ने की, सॉरी जे थॉमसन ने की थी। अब इनकी वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी पॉजिटिव आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यूज हैं जो अपन चीजें बेसिकली पढ़ते आए हैं, आप पढ़ते हो। इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी से एक बार बता दूंगा कि फंडामेंटल पार्टिकल से एग्जैक्टली क्या वो क्वेश्चन पूछना चाहेगा, आपको क्या पता करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं एनसीईआरटी पे सीधा फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ ही। चलो भाई, क्या हो गया इनको, कई बार क्या है कि टाइम ले लेते हैं, आप जानते ही हैं। ये आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी है। इंग्लिश में अब से अपन हिंदी में इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर साथी जो हैं वो हिंदी मीडियम है। इंग्लिश मीडियम भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको हिंदी मीडियम में आती है दिक्कत। तो इसमें देखेंगे, सोचेंगे इसमें चलानी है। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रही। पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहला हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। फेराडे वगैरह ने स्टार्टिंग की थी, एक्सपेरिमेंट लगाया था, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रोड, कैथोड चार्ज और ये इन चीज़ों पर बातचीत की थी। कैथोड रे पार्टिकल्स है ये। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कौन से पार्टिकल्स है, कैथोड रेज पार्टिकल्स है। यहाँ पर आप पढ़ने की कोशिश करना, लिखा हुआ है द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कहाँ की ओर फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो कर रहे हैं। इससे हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट की जो समरी है वो आप देखिए। ये वो कैथोड ट्यूब है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। हो सकता है आपके पास डायग्राम आ जाए। यहाँ से कैथोड रेज निकली, ये भी वही है, वैक्यूम है, स्टार्टिंग है। एट कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, एट कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ एनोड। क्या हुआ, यहाँ से आपकी रेज निकली, वहां जाके टकराई और टकराने पे यहाँ पे एक अजीब टाइप का फ्लोरोसेंस हुआ, चमक उत्पन्न हुई। इससे वो समझ में आता है कि यहाँ से कोई ना कोई पार्टिकल यहाँ पर गया है। अब इसमें इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखिए। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आई हुई है सवाल में। दीज रेज आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अपन इनको फ्लूरोसेंट या फोस्फोरोसेंट की सहायता से देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी है। अब कई बार ये समझ में ही नहीं आता कि फ्लूरोसेंट क्या है, फोस्फोरोसेंट क्या है, वो चमक जो है वो।
कहाँ पर, यहाँ जाने के बाद जब ये टकराएगी तो ये फ्लोरोसेंट और फोस्फोरोसेंट शो करेगा। यदि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट कर दें तो ये सीधी गुजर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपेयर हो गए, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और यहाँ पर हमको इन्होंने बताया था कि इन कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये एनसीईआरटी की लाइन आपके 2020 या 2018 वाले पेपर में एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आई हुई है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन material of the electrodes and the nature of the gases present in the cathode tube। यानी कि वो जो ट्यूब है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, आप इस चीज को मान लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ से चीजें मिल सकती है तो इसको कंटिन्यू करें। आपको लगता है नहीं यहाँ से कुछ नहीं होगा तो जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ें। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे जे थॉमसन ने इसके बारे में आगे चीज़ें बताई। चार्ज ये वो मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैग्नेट लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दोनों के एब्सेंट में सीधा जाएगा, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। और वही फ्लोरोसेंट है, स्क्रीन है। और इसका जो मास बताया इन्होंने वो बताया 9.1 इंटू 10⁻³ आप यहाँ तक आगे तक ध्यान रखें। कभी कभी आरपीसी यहाँ तक पूछ लेती है, जब गलत करवाना होता है तो, और जब उनको नॉर्मल पूछना है तो वो फिर आपसे बेसिकली सवाल पूछेंगे। E/m की वैल्यू भी आप याद रखें, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके। ठीक है, चार्ज हो गया, E/m हो गया, मास हो गया, अब आप निकाल लेंगे। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो जो कैथोड ट्यूब था उसका जो अपोजिट पार्ट है वहां से भी कुछ चीजें शुरू हुई थी। तो क्या कह रहे हैं, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस कैथोड रेज ट्यूब, दे आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। यानी कि ये पॉजिटिव जो आयन्स थे वो कैसे आयन थे, गैसियस आयन थे। ये कहाँ से डिस्चार्ज हो रहे थे, चार्ज ऑफ द मास रेशियो वो ठीक है, मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बता रहा वो। बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। मतलब इसका जो बिहेवियर है जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, आप जानते हैं ये जो ट्यूब थी, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का जस्ट उल्टा एक्सपेरिमेंट हमारा कौन शो करेगा, प्रोटॉन शो करेगा। ये प्रोटॉन जो थे वो वोल्डिस्टिनी ने किया था। इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रॉन। मैं यही बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ये देखो अल्फा पार्टिकल किस पे करा इन्होंने, बेरिलियम शीट पर। तो बेरिलियम शीट पर जब आप अल्फा पार्टिकल डालते हैं तो जो पार्टिकल मिल रहा है इनको, फंडामेंटल पार्टिकल, वो आपका ये है। अब यहाँ पे देखो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स गिवन टेबल 2.1। ये यहाँ से ये लाइन है और यही आपका सिलेबस है। फंडामेंटल पार्टिकल की एक टेबल दी हुई है, आपको दिखा देता हूँ, ये रही वो, आप देखिएगा इस टेबल को। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, 10th क्लास में आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसी चीज़ें हैं, सिंपल सी, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आप देख लें एक बार, ठीक है। अब देखो बेटा, फंडामेंटल कंसेप्ट के बाद अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, और फिर ये रूल्स ऑफ बॉब प्रिंसिपल, और ये सारे अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर ये रूल्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये रूल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही समझाने के लिए आए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद में अपन लोग आगे चीजें देखते हैं। तो अपन चलते हैं सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले एक दो बार थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, और फिर आप उसके बाद सीधा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते आए, लेकिन एग्जैक्टली समझने की कोशिश करना। फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है सर, कि आपको इनमें इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4n। यहाँ तक ही आपका काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जब अपन सेपरेटली अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किसमें, सब सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें एग्जैक्टली है उतने इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। सर आपको कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो पता ही है भाई, ये लिखते हो आप लोग, कभी कभी ये भी प्रोनाउंशिएट करते हो और कभी कभी ये भी करते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप लिख लीजिए। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपके क्या करता है, आता है न्यूट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, सबको अच्छे से ये ऑर्डर आता है। आपको मैं अभी एनसीईआरटी से इसको एग्जैक्टली बता दूंगा कि व्हाट यू मीन बाय द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम लोग चलेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ रूल्स। अफबाउ रूल्स कोई अकेला रूल नहीं है, इसमें टोटल 3 रूल्स हैं। कलेक्टिव 3 सब रूल्स इज कॉल्ड अफबाउ रूल। पहला जो है वो है n+l का रूल। यदि आपको क्वांटम नंबर समझ में आएगी तो ये समझ में आएगा। फिर दूसरा जो रूल है वो है हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, और तीसरा जो मेन है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन चेक कर सकते हैं। तो अफबाउ में n+l हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा क्या हो जाएगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको सबको पता है कि प्लस हाफ होगा और माइनस हाफ होगा। यानी कि एक बार हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे और एक बार हम लोग कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपको पता है हर ऑर्बिटल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको सारी चीजें आती है। यहाँ पर हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलो, जैसे मान लो डी है 1 2 3 4 5 डी, तो ऐसे भरोगे क्या, नहीं। ऐसे भरोगे पी में, नहीं। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उसमें पेयरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चाहते हैं। मैं कभी आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या होता है बाद में देखेंगे। और एक बचा आपका n+l का रूल। अभी बेसिक अपना मल्टीप्लिसिटी का नहीं है, मल्टीप्लिसिटी डबलेट सिंगलेट आपने कभी कार्बिन पढ़ी होगी, नाइट्रीन पढ़ी होगी, क्वार्टेट एक्से, ये कंसेप्ट चलते हैं, या स्पेक्ट्रो में आप लोग पढ़ते हैं तो वो मल्टीप्लिसिटी चलती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वापस बता रहा हूँ, एक बेसिक अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। किसमें, एटम की सब सेल में। किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। एनर्जी के अकॉर्डिंग यदि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न का हमारा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको एनसीईआरटी से इसको एक बार बता देता हूँ कि कहाँ से क्या बातें चल रही थी और आपको क्या सीखना है, ठीक है। सीधा अपन वहीं चलते हैं एनसीईआरटी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ले चलता हूँ आप लोग। ये तो आपका एटम है, आइंस्टीन, ये आ गए, आ गए, चलो रे आ गए। आ जाओ भाई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन।
अब ये रहा, ये देखो, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, और बस इतना सा पढ़ना है आपको, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी लिखी है उतना ही पढ़ना चाहिए ना, ज़्यादा पढ़ के अपन को कहाँ जाना है, नहीं पढ़ना ज़्यादा। ठीक है, ये रहा भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ प्रिंसिपल एटम को फिलिंग करने का कह रहा है, लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये तो ऑर्बिटल की एनर्जी दे रही है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए सारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है। इंक्रीजिंग एनर्जी, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स ऑर्बिटल filled in the order of increasing energy। आप यदि इंक्रीजिंग एनर्जी में यदि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हो तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये इसका परफेक्ट ऑर्डर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब 3d से 4s क्यों पहले बढ़ते हैं, इसका रूल है n+l रूल। आपको और हमको इसीलिए समझाया गया था, आपको आता है। ये यहां से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स एंड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोटेशन ये यूज करते हैं। अब देखो, हो सकता है यही आ जाए, यही रूल आ जाए कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के नोटेशन ये है, इनका ऑर्बिटल डायग्राम ये होता है, पहले ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर दूसरे में ये वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोवेस्ट एनर्जी किस क्या हो जाएगी, 1s हो जाएगी, हीलियम की हो जाएगी। और ये बेसिक आपको क्या बताया हुआ इन्होंने, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये यहाँ से ये बनने के चांसेज है कि द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस एटम कैन रिप्रेजेंट टू वेज। इस वे में भी कर सकते हो और इस वे में भी कर सकते हो। पी के लिए ये है, एस के लिए है, डी के लिए ये है, एफ के लिए आपको आता ही है 7, एनसीईआरटी वाला जानता है कि आपको पता है। ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। न्यू पैटर्न फॉलो द बिगिनिंग द स्कैंडियम। स्कैंडियम में 3d एनर्जी कम होती है 4s से, तो सॉरी 3d और 4s में 4s की एनर्जी कम होती है n+l के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये फिल आप करते हो। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी P3 P6 D5 D10 F7। हाफ फिल और फुल फिल की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। गैडोलियम, ये क्या लिया, गैलियम है, ये गैलियम, जिनॉन। ये अपन को देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कौन से एलिमेंट है, क्या है क्या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके पीछे रीजन ये दिया हुआ है, आपको समझना चाहिए क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज एनर्जी। ये दो कॉन्सेप्ट आप यदि लिख देते हो तो आपको हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी समझ में आ जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ साहित्य पता होती तो आप लोग इसको पता करें कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं या मेरे साथी या कितने ही लोग आपको बता दें कि हाफ फिल और फुल फिल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं वो भी आपको बता दें, लेकिन लाइन जो है वो ऐसे आएगी सीधी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी से ही सीधे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता है, पिछले पीवाईक्यूज देख लीजिए, लाइन टू लाइन कोई भी लाइन चेंज भी नहीं होती है। तो नीट आईआईटी इनमें भी वैसा ही पैटर्न फॉलो होता है, एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो हमारे आरपीएससी भी एनसीईआरटी को फॉलो करने लग गए हैं। तो हम लोगों को उसी के हिसाब से क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अभी जो नए पेपर्स आए हैं, पुराने पेपर्स आए हैं, आप लोग उनको देख सकते हो कि 22 में कैसा हुआ है, 20 में कैसा हुआ है, 18 में कैसा हुआ है, और पता लगा सकते हो।
मैं आपसे ये कहूँगा कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। मैं पहले लेके अब तक, मतलब पहले वीडियो के पहले सेकंड से अब तक लगभग 50 बार एनसीईआरटी का नाम ले चुका हूँ। ये इसलिए कि आपके दिमाग में बात कर जाए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज एनर्जी हाफ फिल और फुल फिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब एक्सचेंज एनर्जी होती क्या, मैं आपको बताऊं। जैसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को आपको इसमें बढ़ना है या इसमें बढ़ना है या इसमें बढ़ना है, तो इसको इसमें या इसको उसमें बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या जरूरत पड़ती है। इसलिए हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। और दूसरा ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल होते हैं तो फिर वो अपनी सिमेट्रिक पोजीशन को खराब करना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो फंडामेंटल पार्टिकल्स वाला हुआ। अब क्वांटम नंबर बचेगी एक, और दूसरा बचेगा हमारा बेसिक मॉडल्स, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये एक बार आप वापस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो ऑर्डर है मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को फिल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज इतना ही, विराम देते हैं। पहली क्लासेस शुरू करेंगे धीरे धीरे। आप थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दें, अपने दोस्तों के साथ इसको सर्कुलेट करें, आप भी सीखें। अब समय समय खराब करने का नहीं है। यदि आपने अभी भी ढंग से तैयारी शुरू नहीं की है तो सीरियसली तैयारी शुरू करें, और एनसीईआरटी और नोटबुक लेके ही मेरी इस क्लास को पढ़ना शुरू करें। थैंक यू।